साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी आप देख रहे होंगे YouTube चैनल और Facebook, WhatsApp, Instagram और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर TET से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी अपलोड हो रहे हैं जो हमारे शिक्षक साथियों को भ्रमित कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारें जो आदेश निकाल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतवर्ष के शिक्षकों के भ्रमित होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अलग अलग राज्य अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों के साथ साथ केंद्रीय संस्थानों के लिए सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम CTET कहते हैं, यह आयोजित कराती है और इसका आयोजन प्रत्येक 6 माह के भीतर होता है, अर्थात साल में इसे 2 बार आयोजित कराया जाता है। किंतु यदि हम राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मापदंड के आधार पर शिक्षकों की भर्ती होती है और शिक्षकों के वेतन भत्ते आदि निर्धारित किए जाते हैं। साथियों, हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहेंगे। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 17 जनवरी 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कुछ बातें आपको समझ में आएंगे। आप देख सकते हैं लिखा है क्रमांक F21 2013 22 पंक्ति संख्या 2 मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 क्रमांक 1 सन 1994 की धारा 70 की उपधारा 2 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक, आप यहाँ देख सकते हैं संविदा शाला शिक्षक शब्द का उपयोग किया गया है। नियोजन एवं संविदा की शर्तें नियम 2005। अभी सभी शिक्षकों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2005 और 2008 में संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होकर जो शिक्षक मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षक बने हुए हैं, क्या उनकी पुनः परीक्षा होगी अथवा नहीं, इसी को हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। आप देख सकते हैं नियम 2005 में जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 4 सितंबर 2013 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूर्व में 2005 और 2008 के जो भर्ती प्रक्रिया है शिक्षकों की, उसके संबंध में यहाँ पर उसके संबंध में पूर्व में जो आदेश प्रसारित किए गए हैं में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात इस परिपत्र में आप देख सकते हैं इस राजपत्र में संशोधन किया गया है। जो पूर्व में जारी जितने भी राजपत्र हुए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी, उसमें संशोधन किया गया है। अब यहाँ पर क्या संशोधन किया गया है यह देख लेते हैं। उक्त नियमों में नियम 6 में उपनियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाता है या निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात अब इसे ध्यान से पढ़ें। 2 संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो इसमें इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है। अब जो पूर्व में संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा कहलाती थी, अब उसे पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। ऐसे मानकों के अनुसार संचालित की जाएगी जो संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए विहित किए जाएं। पात्रता परीक्षा सरकार द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। वर्ष 2011-12 से संबंधित पात्रता परीक्षा, ये 2011-12 यहाँ लिखा हुआ है, संबंधित पात्रता परीक्षा की वैधता, अब यहाँ पर वैधता की बात हो रही है,
उपरोक्त वर्ष के पश्चात होने वाली पात्रता परीक्षा के परिणाम की वैधता। अब उपरोक्त से संबंधित है यहाँ पर 11-12 के पश्चात होने वाली पात्रता परीक्षा परिणाम की वैधता वर्ष 2005 तथा 2008 में हुई परीक्षा के परिणामों की वैधता को अपवर्जित करते हुए संविदा शाला शिक्षक के नियोजन हेतु वैध होगी। अब यहाँ पर एक शब्द है अपवर्जित। तो अपवर्जित का हिंदी अर्थ जो साधारण अर्थ है, जो सभी को समझ में आ जाता है, वह है त्याग देना या छोड़ देना। तो इसका सीधा अर्थ हम यहाँ यह निकाल सकते हैं कि 2005 और 2008 में जो परीक्षा हुई थी उसके परिणामों की वैधता को हटा दिया गया है या छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है। इसके पश्चात 2011-12 के बाद जो परीक्षा होगी वह आगामी परीक्षा परिणामों के लिए वैध मान्य की जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं, यह संशोधन किया गया है 17 जनवरी 2014 को, और चूँकि यह मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, लेकिन इस पर हो सकता है कि हमारे शिक्षक साथियों का ध्यान न गया हो, या उस समय यह वाली बात किसी के मन में ना आई हो कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में हमें पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है। फिर भी हम उन शिक्षक साथियों के साथ हैं जिन्होंने 2005 और 2008 में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा देकर मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षक की नौकरी पाई थी। यहाँ पर यदि मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो 2005 और 2008 में हुई भर्ती को वैध मानते हुए पात्रता परीक्षा से शिक्षकों को छूट दे सकती है। साथियों, अब चूंकि पात्रता परीक्षा संबंधी जो आदेश है वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, अर्थात भारतवर्ष के राज्यों की समस्त राज्य सरकारें इसे कठोरता से लागू करना चाहेगी। चूँकि हमारे शिक्षक साथी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं भी लगा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं को सुनकर के हमें किस प्रकार की राहत देगी यह तो समय ही बताएगा। तो शिक्षक साथियों, अभी कुछ और YouTube चैनलों और Facebook चैनलों पर अलग अलग वीडियोस अपलोड किए गए हैं। हमारे शिक्षक साथी द्वारा यह बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम घोषित किया जा चुका है, लेकिन हम यहाँ पर बताना चाहेंगे यह जो आप पाठ्यक्रम यहाँ पर देख रहे हैं यह 2023 में आयोजित की गई CTET परीक्षा का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। आप देख सकते हैं उस समय जो सिलेबस आया था परीक्षा के लिए, यहाँ पर जिस प्रकार के इस पत्र में लिखा है इसको हम पढ़ लेते हैं। पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। दूसरा, पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक अलग प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय या MCQs प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा। अगला बिंदु देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। चूंकि यहाँ पर उस समय ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति लागू की गई थी, किंतु अब ऋणात्मक मूल्यांकन परीक्षा में नहीं होता है, तो यह आप ध्यान देंगे। अभी जो विभिन्न चैनलों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस जारी किए जा चुके हैं, यह गलत है। अभी ना ही भारत सरकार द्वारा और ना ही राज्यों की विभिन्न सरकार द्वारा पात्रता परीक्षा संबंधी कोई भी सिलेबस यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये पूर्व में जो सिलेबस हुए हैं, पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं, उनके पाठ्यक्रम आपको दिखाए जा रहे हैं।
तो शिक्षक बिल्कुल भी परेशान ना हो। हालांकि यदि सरकार आगामी जो परीक्षा लेगी या परीक्षा का आयोजन होगा वह विभागीय होगा और सिलेबस हो सकता है ऐसे ही हो या हो सकता है कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत संशोधन हो। फिर भी हम देख लेते हैं कि टीईटी परीक्षा में किस प्रकार के सिलेबस रहते हैं या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम चौथा बिंदु देख रहे थे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। क्योंकि ये पूर्व में आयोजित परीक्षाओं के लिए था, इसलिए ऋणात्मक मूल्यांकन अब नहीं होता है। इस बिंदु को आप हटा दें। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। तो ये वाला बिंदु यहाँ पर लागू नहीं होता है, इसे आप छोड़ दें, आगामी परीक्षा के लिए यह लागू नहीं है। इसके बाद अगला बिंदु आप देख लें, प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ एवं भाग ब। भाग अ सभी प्रकार के लिए अनिवार्य होगा। भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। तो इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। चूँकि परीक्षा होनी है 150 अंकों की, जिसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 अंकों का जो MCQs होगा वह एक अलग से पेपर होगा, जैसे हम सामान्य पेपर कहते हैं या जनरल पेपर कहते हैं। उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि एक प्रश्न 1 अंक का है इसलिए 8 ही अंक होंगे। सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी जो 5 अंकों की होती है और 5 यहाँ पर प्रश्न 5 1-1 अंक मिलाकर 5 अंकों का होगा। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, इससे संबंधित कुछ 7 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं 7 अंकों के। और शिक्षा शास्त्र जिसे हम पेडागोजी कहते हैं, इसमें 10 प्रश्न या 10 MCQs पूछे जाएंगे 10 अंकों के। इस प्रकार कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं जो 30 अंकों के होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं भाग बा में कुल 120 अंक का यह प्रश्न पत्र होता है। इसमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए हुए हैं। अब किन किन विषयों की यह परीक्षा होती है यहाँ पर हम देख लेते हैं, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर यह आप देख सकते हैं कि जो हम स्नातक में हमारे जो विषय होते हैं उन्हीं विषयों में से यह प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल 120 अंकों का पेपर होता है। मुख्य पेपर हमारा यही है। हालांकि दोनों पेपर में हमें पास होना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी भाषा। अब कुछ साथियों का प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि चूंकि यहाँ पर हमने पहले प्रश्न में हिंदी भाषा के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो दूसरे में हिंदी भाषा के क्वेश्चन क्यों करेंगे या अंग्रेजी भाषा के क्वेश्चन क्यों करेंगे। साथियों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, ये हिंदी और सामान्य अंग्रेजी यह सामान्य पेपर में अनिवार्य रूप से आती है और इसे हमें हल करना ही होगा। रही बात यहाँ पर विषयों की, तो यह हिंदी विषय जो लिखा है यहाँ पर हिंदी विषय से स्नातक या हिंदी विषय के लिए जो परीक्षा देंगे उनके लिए यह पेपर होगा। उन्हें सिर्फ हिंदी भाषा का पेपर देना है जो 120 अंकों का होगा और 120 यहाँ पर प्रश्न होंगे। जो अंग्रेजी विषय से स्नातक होंगे उन्हें अंग्रेजी भाषा का पेपर हल करना होगा। 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक होंगे और इन्हीं विषयों से उनका चयन किया जाएगा। उसी प्रकार संस्कृत भाषा के लिए है, उर्दू भाषा के लिए है। अब यहाँ पर देखा जाए कि जो साइंस साइडर स्टूडेंट होते हैं या साइंस साइडर टीचर्स हैं, उन्हें यदि वे गणित से हैं, BSc गणित है उनका, तो गणित से उन्हें पेपर देना है 120 अंकों का और 120 प्रश्न वे हल करेंगे और यहाँ पर गणित से ही उनका चयन किया जाएगा। इसी प्रकार विज्ञान जो BSc साइंस से है, उन्हें विज्ञान का पेपर देना होगा जिसमें उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर गणित में भी आपको बताना चाहेंगे कि गणित में 120 अंक गणित, फिजिक्स और रसायन, इन तीनों को मिला करके उन्हें यहाँ पर 120 अंकों के पेपर देना होगा। अब रही बात सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में भी 120 प्रश्न पूछे जाएंगे
यहाँ पर जिस शिक्षक ने या जिस अभ्यर्थी ने BA किया है उसके आधार पर उन्हें 120 प्रश्न हल करने होंगे 120 अंकों के। अब यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे उनमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित सामाजिक विज्ञान में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर अगला बिंदु देख लेते हैं, विषय वस्तु का स्तर। तो प्रश्न पत्र के भाग अ में सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागॉजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल का होगा। और प्रश्न पत्र के भाग बा, इसमें जो स्तर है वह स्नातक स्तर का होगा और जिसका जो कठिनाई स्तर है भी स्नातक स्तर का ही होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर अगला, प्राइमरी टीचर के लिए टीईटी की संरचना और सामग्री। यहाँ पर आप देखिए, टीईटी की संरचना और विषय वस्तु निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है। सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसे हम MCQs कहते हैं होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का होगा जिसके 4 विकल्प होंगे। तो ये उसी प्रकार से यह संरचना है जो यहाँ पर हमने माध्यमिक शिक्षक के लिए देखी। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में आप देखेंगे, माध्यमिक शिक्षक में आपने देखा विषय की परीक्षा 120 अंकों की और एक सामान्य पेपर जो 30 अंकों का, इस प्रकार से कुल मिला के 150 अंकों की यहाँ पर परीक्षा ली जा रही। उसी प्रकार प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु भी 150 अंकों का ही पेपर होना है और यह 150 अंक कुल मिला के परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे रखी गई थी और इसमें कुल मिलाकर 150 अंक डिवाइड जो किए गए हैं उसमें से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 बहुविकल्पी प्रश्न रखे गए जो 30 अंकों के थे। इसके बाद भाषा 1 और भाषा 2 30-30 अंकों की हैं और 30-30 ही यहाँ पर MCQs रखे गए हैं। तो यहाँ पर भाषा 1 और भाषा 2, तो भाषा 1 हिंदी और भाषा 2 यहाँ पर अंग्रेजी से तात्पर्य है। अब अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं उसके आधार पर ली जा सकती हैं। इसके बाद अगला है गणित जो 30 अंकों का MCQs और 30 ही इसके अंक निर्धारित हैं। और पर्यावरणीय अध्ययन यहाँ पर 30 MCQs और 30 उसके अंक निर्धारित हैं। तो इन 150 MCQs को यदि हल किया जाता है तो 150 अंक हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। क्योंकि साथियों हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसे पूरा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यह आपकी आगामी परीक्षा के लिए सिलेबस नहीं है। यह पूर्व में जो आयोजित TET परीक्षा है या CTET परीक्षा है उसका सिलेबस है। क्योंकि इसी प्रकार का सिलेबस आपका भी हो सकता है तो आप इसकी तैयारी अभी से प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो याचिकाएं हैं उन याचिकाओं को सुनने के बाद विस्तृत रूप से क्या आता है यह भी देखने वाली बात है। और इसी के साथ हमारी राज्य सरकारें, विशेषकर हम मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के विषय में विस्तृत दिशा निर्देशों की राह देख रहे हैं। जैसे ही विस्तृत दिशा निर्देश आते हैं उसी प्रकार हम आगामी परीक्षा की तैयारी हम शुरू करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम शिक्षकों संबंधी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, जिसमें CTET परीक्षा, CTET, टेट परीक्षा और इसके साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल पर हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। यहाँ पर कुछ शिक्षक साथियों का यह भी प्रश्न है या यह भी मैसेज है कि क्या आप शिक्षक संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। जी हाँ, हम शिक्षक पात्रता संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं और आगामी पात्रता परीक्षा के लिए हम आपके साथ निरंतर बने रहेंगे। साथियों, हमारे एक पिछले वीडियो में हमें किसी साथी ने मैसेज किया था कि आप शिक्षक पात्रता संबंधी तैयारी कराते हैं, क्या आपने कभी स्वयं भी यह परीक्षा पास की है। तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, चूँकि हम पात्रता परीक्षा संबंधी तैयारी हमारे चैनल पर कराते हैं, हम स्वयं भी एक टीचर ही हैं और जिस समस्या या विपदा से आप सभी जूझ रहे हैं
हम भी उसी समस्या से या उसी विपदा से जूझ रहे हैं। हमें भी आगामी समय में हो सकता है कि पात्रता परीक्षा देनी पड़े, फिर भी हम सभी एक साथ हैं। हम सभी मिलकर एक साथ पात्रता परीक्षा ज़रूर देंगे और हम इस परीक्षा को ज़रूर पास करेंगे। हालांकि हमारे ऐसे भी साथी हैं जो मैसेज करके हमें हतोत्साहित करते हैं और हमें यह बताना चाहते हैं कि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम पात्रता परीक्षा पास नहीं कर सकते, या हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमें परीक्षा का कोई डर नहीं होना चाहिए, या हम परीक्षा से क्यों डर रहे हैं। साथियों, हम परीक्षा हर वर्ष देते हैं। हर वर्ष हम यह परीक्षा अपने विद्यार्थियों के माध्यम से देते हैं और हमेशा हम विद्यार्थियों के परिणामों से ही अपना परिणाम तय करते हैं। तो यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारे शिक्षक साथी संगठन हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर मिल सकती है। तो आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जो शिक्षक साथी या जो शिक्षक नहीं हैं वह यह कह रहे हैं कि क्या आपने कभी परीक्षा पास की है। तो साथियों, हमने आज तक शुरू से जितनी भी परीक्षाएं हैं वे सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2005, 2008 यहाँ पर वर्ग 1, वर्ग 2, उसके बाद 2000 अभी करंट की 2018 भी, और हमने CTET भी उत्तीर्ण कर रखा है। CTET में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों वर्ग, प्राइमरी लेवल और मिडिल लेवल दोनों ही उत्तीर्ण किया हुआ है। तो साथियों, दूसरों को जज करना बहुत ही आसान होता है और स्वयं करना बहुत ही कठिन। साथियों, हम आगामी परीक्षाओं हेतु अपने नए विद्यार्थियों के लिए पुनः नई कक्षाएं लेकर आने वाले हैं और इसके साथ ही हम अपने शिक्षक साथियों के लिए भी CTET और TET के लिए मार्गदर्शन वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।